हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क है। सबसे पहले हम इस केस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग केस में से ये है। 1970 में ये केस फाइल किया गया था रिट पिटिशन के तौर पे अंडर आर्टिकल 32 एंड इसका जजमेंट आया था 1973 में। 703 पेजेस की जजमेंट है इस केस की, जो सबसे लेंथीएस्ट जजमेंट है इस केस की। एंड ओवर 70 प्लस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया गया था यहाँ पे एक डिसीजन पे आने के लिए। ठीक है। एंड साथ ही साथ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था 13 जजेस बेंच का यहाँ पे इस केस को डिसाइड करने के लिए। एंड जो जजेस ने इस केस को डिसाइड किया था वो कौन थे? तो चीफ जस्टिस सीकरी, जस्टिस सहलत, जस्टिस हेज, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस रे, ये सारे वो जजेस थे। इसके अंदर कई सारे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी प्रपाउंड किए गए थे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आगे हम बात करते हैं ब्रीफ फैक्ट्स की। केशवानंदा भारती केस जो है इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू की भी बात की गई थी। बट इसके ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्टेट्स थी वो अपनी अपनी टेरिटरी में कुछ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे, क्योंकि वेल्थ जो था वो इक्वली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था हर इंसान के लिए। एंड फंडामेंटल राइट्स आने के बाद लोगों को पता था भाई राइट टू इक्वालिटी है। तो जो केरला की गवर्नमेंट थी वो भी इक्वालिटी लाना चाहती थी और कुछ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहते थे अपने स्टेट में। तो वो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए ही उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास किया। कौन सा लॉ? केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। 1963 के अंदर एक केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को पास किया गया। एंड इस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ने क्या करा, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी राइट टू प्रॉपर्टी पर। एंड यहाँ पे बताया इसमें कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो किस हद तक या किस लिमिट तक अपने पास कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। एंड जो सरप्लस प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाएगी एंड वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉपर्टी को, एंड वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉपर्टी को। बेसिक क्या चीजें थी? केरला की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें लैंड जो थी, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लैंड अगर बहुत ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट ले लेती थी। सेम यही सिमिलर से फैक्ट्स हमने गोलकनाथ केस में भी देखे थे। लेकिन यहाँ पे और एक्स्ट्रा या एक अलग चीज क्या है, अब ये जो केरला लैंड रिफॉर्म्स आया था इसमें इंडिविजुअल्स तो अफेक्ट हो ही रहे थे, यानी कि इंडिविजुअल के राइट तो अफेक्ट हो ही रहे थे, साथ ही साथ कई सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे वो भी अफेक्ट हो रहे थे। तो एक था एडनीर मठ। अब उनके जो हेड थे वो थे केशवानंदा भारती। अब यहाँ पे एडनीर मठ की भी काफी ज्यादा लैंड जो थी वो गवर्नमेंट के पास आ गई थी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो नया पास किया गया था। अब ऐसा होने से जो ये एडनीर मठ था इसकी जो इनकम थी ये काफी कम हो गई थी। अब जब इनकी इनकम पे फर्क हुआ, इनकम नहीं हो रही थी इनकी, एंड साथ ही साथ ये जो अपने फंक्शंस है वो नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, तो प्रॉब्लम आई। तो सब्सिक्वेंटली जो ये हेड थे एडनीर मठ के, केशवानंदा भारती, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था अंडर आर्टिकल 32। मार्च 21 1970 के अंदर केशवानंदा भारती ने एक रिट पिटिशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चैलेंज करते हुए कई सारे चीजों को। अभी वो बताऊंगी मैं क्या क्या चीजें चैलेंज करी थी। जैसे मैंने बताया गोलकनाथ केस के अंदर भी हमने कुछ सिमिलर ऐसे ही चीजें पढ़ी थी। तो गोलकनाथ केस 1967 में आया था एंड गोलकनाथ स्टेट जो केस था उसके अंदर क्या किया गया था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी गई थी पार्लियामेंट्री पावर ऑफ अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, कि जो पार्लियामेंट है उसके पास अमेंडमेंट की पावर है, ठीक है, नो डाउट है, बट यहाँ पे अमेंडमेंट की पावर लिमिटेड है, वो एक हद तक ही अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट जो है, एंड फंडामेंटल राइट्स को वो अमेंड नहीं कर सकते। तो ये बात बोली थी गोलकनाथ केस के अंदर कि पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है वो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब इस केस के इम्पैक्ट को या इस केस के एनफोर्समेंट को कम करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, एक अमेंडमेंट ला दी। अब एक नहीं 3 अमेंडमेंट्स लेकर आए थे वो। तो अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन्हीं 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था केशवानंदा भारती केस में, जिन अमेंडमेंट्स के थ्रू पार्लियामेंट ने गोलकनाथ के केस के इफेक्ट को कम करने का कोशिश किया था। तो बेसिकली आप हर केस के अंदर या हर सिचुएशन में आप देखोगे एक टसल सा चलता था पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में।
जुडिशरी अगर कोई पर्टिकुलर कोई एक केस में कुछ डिसाइड करती थी और पार्लियामेंट उस डिसीजन से खुश नहीं होती थी, तो पार्लियामेंट उस केस के इफेक्ट को कम करने के लिए कोई एक अमेंडमेंट ला देती थी। अब उस अमेंडमेंट से खुश नहीं होती थी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी, फिर यहाँ पे कोई और दूसरे केस में कुछ और डिसीजन आता था। तो इस तरीके से एक टसल चलता रहता था। तो यहाँ पर एक हमें टसल देखने को मिला, गोलकनाथ के केस के इफेक्ट को कम करने के लिए अमेंडमेंट्स आई और उन अमेंडमेंट्स को फर्दर किसी दूसरे केस में चैलेंज किया गया और हम वही केस अब देख रहे हैं। सो केशवानंदा भारती के अंदर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को तो चैलेंज किया ही गया था, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो ये अमेंडमेंट्स है, कौन सी अमेंडमेंट्स, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तीनों ही वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 के, जो कि राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, आर्टिकल नंबर 25 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एंड आर्टिकल नंबर 26 जो है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे था, 1970 के अंदर ये केस फाइल किया गया था, एंड यहाँ पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट किया गया था। तो उस टाइम पे तो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारे फंडामेंटल राइट्स में, सो इसीलिए हम ये 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ ही साथ, अमेंडमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसमें क्या बोला गया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी पावर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हम कर्टेल कर सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, वो चाहे तो राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो पास किया गया था, जैसे ये केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया गया, इसको 9th शेड्यूल में रख दिया। अब 9th शेड्यूल में रखने का मतलब ये है कि उस पे आप जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे दूर रख रहे हो आप उस चीज को। 9th शेड्यूल के अंदर जो भी चीजें हैं उस पे जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, चेक नहीं कर सकती, एक चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकती कि क्या ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रही है या नहीं कर रही है। सो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से दूर रख दिया लैंड रिफॉर्म्स के जितने भी एक्ट है उनको। नाउ केशवानंदा भारती ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या बातें रखी, तो केशवानंदा भारती के लीगल टीम के जो हेड थे, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, वो कौन थे, नानी पालकीवाला। तो इन्होंने कई सारे की आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करे कोर्ट में और यहाँ पे बताया कि जो ये अमेंडमेंट्स हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं, एंड यहाँ पे पार्लियामेंट अपनी अमेंडिंग पावर को एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी पावर उनके पास है नहीं, और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है कोर्ट के पास उनको भी इन्होंने सुप्रेस कर दिया। सो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ये अमेंडमेंट्स। कौन सी अमेंडमेंट, जो मैंने अभी बताया 24, 25 एंड 29। कौन कौन से आर्टिकल्स वो भी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर 14, 26, 25, 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ। इसके बाद लिमिट कर रहे हैं अमेंडिंग पावर को, तो यहाँ पे केशवानंदा भारती जी ने बताया अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की वो एक एक्सटेंट तक ही है। द पावर टू अमेंड शुड नॉट यूज the power to amend the constitution cannot be used excessively by the parliament। excessively यूज नहीं कर सकते हैं वो अपनी पावर को। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया जैसे मैंने बताया, साथ ही साथ ये बोला गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू एंड सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, सो ड्यू टू दैट ऑल्सो आप इसको वॉयलेट नहीं कर सकते, इसको कर्टेल नहीं कर सकते, एंड इफ आप राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करना भी चाहते हैं ड्यू टू एनी अदर रीजन, सो आप विद ड्यू प्रोसेस करेंगे। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, ड्यू प्रोसेस एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ कॉन्सेप्ट है, एंड ड्यू प्रोसेस का मतलब है जो भी प्रोसेस या जो भी प्रोसीजर आप यूज करोगे राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करने के लिए, दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल और नॉट आर्बिट्रेरी। सो ये सारी चीजें कंटेंशंस थी पिटिशनर की जिसने ये रिट पिटिशन फाइल करी थी। नाउ अब हम बात करते हैं रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट की। रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर बेसिकली दो क्वेश्चंस अराइज हुए थे, मुद्दे तो कई सारे थे बट बेसिकली दो क्वेश्चंस थे। क्या पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है, और सेकंड, अगर है तो किस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, और क्या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।
सो अब रिस्पोंडेंट की कंटेंशंस क्या थी? रिस्पोंडेंट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368। अब क्या क्या रिस्पेक्ट में उनके पास ये पावर है? तो यहाँ पे बोला भाई सबसे पहले तो अनलिमिटेड पावर है अंडर आर्टिकल 368, उस पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए जो अमेंडमेंट जरूरी है पार्लियामेंट वही अमेंडमेंट कर रही है, और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस करना जरूरी है हमें सोसाइटी में मतलब रहने के लिए, एक सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमें सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लाना है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रही है, तो अमेंडमेंट भी जरूरी हो जाती है। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी अमेंडमेंट को अपहेल्ड करने को बोला। एंड नेक्स्ट, रेगुलेशंस कर रहे हैं हम राइट्स को। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो रिस्पोंडेंट ने बोला फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या उसको कर्टेल करते हैं तो हम कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, जो लेजिस्लेचर है वो पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है कि वो अमेंडमेंट्स के जरिए सोशल जस्टिस को प्रमोट करे और पॉवर्टी को रिड्यूस करे। सो इस एम के लिए लेजिस्लेचर पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है ऐसा करने के लिए। सो केशवानंदा भारती केस में अब जजमेंट क्या दी गई? सो लॉन्गेस्ट रनिंग जजमेंट के अंदर अब केस ने क्या डिसाइड किया? सो केशवानंदा भारती केस के अंदर अपहेल्ड किया गया कि ठीक है पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही। बट यहाँ पर एक डॉक्ट्राइन को प्रपाउंड किया गया, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसके अंदर बताया गया कि पार्लियामेंट हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड कर सकती है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती, उसको पार्लियामेंट छेड़ नहीं सकती। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या किया, री इन्फोर्स किया जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को। एंड इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई 7:6 का रेशो का जजमेंट था, ये तो मैंने आपको बताया ही था। साथ ही साथ और क्या क्या पॉइंट्स थे यहाँ पे जो कोर्ट ने बोला, तो सबसे पहले अमेंडिंग पावर एक लिमिटेड सेंस में ही है पार्लियामेंट के पास, लिमिटेड सेंस में ही वो अप्लाई कर सकते हैं इस अमेंडिंग पावर को अंडर आर्टिकल 368, और उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रपाउंड कर दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रपाउंड करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। हालांकि उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई, बट स्पेसिफिकली बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें आती हैं या एक्सप्रेसली क्या क्या चीजें आती हैं। सो अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है तो हमें उसका ध्यान रखना है। रूल ऑफ लॉ आता है, सेपरेशन ऑफ पावर आता है, फेडरलिज्म आता है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इवन लेटर ऑन कई सारे हमारे केसेस आए जिसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड करी गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर, लाइक कि बेसिक स्ट्रक्चर में और भी क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सो धीरे धीरे बताया, जैसे सेकुलरिज्म या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और क्या था जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीजें भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू को एक रीअफर्म कर दिया गया कि जो ये जुडिशियल रिव्यू का राइट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पे चैलेंज कर रही है या वॉयलेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स को, सो यहाँ पे जरूरी है ये चेक करना कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स को या कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो दैट अमेंडमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। सो यहाँ पे हम इस बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था उसके बारे में क्या बोला? सो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, अपहोल्ड कर दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, जो बात करता था कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स है, तो कोर्ट ने भी बोला यस बिल्कुल डेफिनेटली पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, बट एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सटेंट तक। वो कोर्ट ने और एडिशनल फैक्ट बताया कि एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में ही पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, उसके बाद वो अमेंड नहीं कर सकती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर बोला कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं जो इन्फ्रिंज कर रही हैं हमारे जुडिशियल रिव्यू को, जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, यानी कि जो भी राइट टू प्रॉपर्टी है आप उसको कर्टेल कर सकते हो। इन्होंने ये बोला था ना, राइट टू प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट नहीं है अंडर आर्टिकल 25, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इस वजह से ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है क्योंकि आप उस फंडामेंटल राइट को
कर्टेल करने के लिए कैसा प्रोसीजर यूज कर रहे हो, फेयर प्रोसीजर यूज नहीं कर रहे हो, अनफेयर प्रोसीजर यूज कर रहे हो, अनरीजनेबली तरीके से आप उस फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहे हो. सो यू हैव टू बी वेरी फेयर एंड रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी व्हेन, अगर आप कोई भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल करते हो, सो आपको जो ये करना है वो एक ड्यू प्रोसेस के साथ करना है. तो साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो अमेंडमेंट 29 की हमने बात करी थी कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इन प्रोविजंस का या इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का. सो ये था पूरा क्रक्स केशवानंदा भारती केस का. होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो भी पेटिशनर थे, रिस्पोंडेंट ने, उन्होंने क्या क्या कंटेंशंस रखी, कि बेसिकली पार्टीज ने क्या कंटेंशंस रखी, जजमेंट क्या डिसाइड किया गया कोर्ट के द्वारा, क्या क्वेश्चन अराइज हुए थे इस केस के अंदर. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना भूलना मत.